इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, केमिकल बॉन्ड तीन प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड में हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसके बाद इसके अंदर जो टर्म्स आएंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, उसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इससे बहुत से क्वेश्चन एराइज होते हैं, खास करके ये होते हैं कि कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कौन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये सारे क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते किसको हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र एक एटम से दूसरे एटम में होता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, गेन करता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर देता है तो Na प्लस प्लस ई, और Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो Cl माइनस, इसका मतलब Na प्लस और Cl माइनस हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये निगेटिव चार्ज हुआ। कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इसका डिफिनीशन देख लें कि डिफिनीशन क्या होता है। तो हम लोग डिफिनीशन में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड is formed by the complete transfer of electrons, complete transfer of electrons from one atom to the अदर डिसिमिलर एटम, डिसिमिलर एटम, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब एटम में डिसिमिलरिटी होना चाहिए, सेम टाइप का अगर एटम होगा तो उसमें इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो इसलिए हम लोग दो केस देख लें, कंप्लीट ट्रांसफ़र एंड डिसिमिलर एटम, ये दो कंडीशन जरूर होना चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। अब हम लोग देख लें कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको कहते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एटम इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चाहे ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम में, या दूसरा आइटम उसको गेन करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है।
तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन आइटम टू द अदर आइटम, वही उस आइटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग सोडियम का ही केस लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सोडियम को हम लोग कल भी लेविस डॉट के अनुसार इस तरह से दिखला सकते हैं। इसी तरह से क्लोरीन का 17 होता है, इसमें होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये देख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2, 2p6 हो जाएगा, जो कि इनर्ट गैस का होगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से लेता है या सोडियम से ही लेता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p6 हो जाएगा। वो भी क्या है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है। क्लोरीन में देख लीजिए 7, लेविस डॉट के द्वारा हम लोग इस तरह से दिखला सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा ये देख लीजिए इसके पास 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो क्या हो जाएगा? Na+ और Cl पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस चार्ज आ जाता है। तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 1, एक इलेक्ट्रॉन को दिया। क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 ही हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये इसे लिया। यही इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। अब हम लोग और एग्जाम्पल देख लें। फॉर्मेशन ऑफ MgO। मैग्नीशियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2, 2s2, 2p4। हम लोग क्या देखें कि मैग्नीशियम का अगर लेविस डॉट लिखते हैं, ऑक्सीजन का हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, तो इसलिए हम 6 दिखला दिए, इसमें 2 दिखला दिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ऑक्सीजन को, तो क्या हो जाएगा? Mg पर 2+ चार्ज हो जाएगा, अब प्लस ऑक्सीजन पर चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब होता है ये MgO का जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ऐसा इसलिए किया कि इसके पास भी स्ट्रक्चर जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो इनर्ट गैस का हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसमें भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तब हमारा MgO मतलब 2+ एंड O2- का फॉर्मेशन होता है, MgO का फॉर्मेशन होता है। अब इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसमें जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2 होगी, ऑक्सीजन के भी 2 होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम का भी कहेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। एक थर्ड एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होगा। क्लोरीन का 17 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5।
ये 5 हो गया। कैल्शियम का अगर हम लोग देखते हैं लेविस डॉट के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का कितना होगा 7, क्योंकि 5 और 2 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी तरह से दूसरा क्लोरीन एटम का भी हम लोग देख लें, इसका भी 7 ही होगा। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कहने का मतलब होता है कि कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इधर क्लोरीन पर ये देख लीजिए इस पर भी नेगेटिव चार्ज और इस पर भी नेगेटिव चार्ज, मतलब Ca2 प्लस 2ICl माइनस, मतलब CaCl2। ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम क्लोराइड का। हम पूछेंगे कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, क्लोरीन की कितनी होगी, 1 होगी। इस तरह से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर। इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में इस तरह का 2 एटम के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अब हम लोग आगे देखें कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर वैसा आयंस जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, पॉलीएटॉमिक आयंस, तो क्या लिखते हैं कि आयंस हैविंग more than 1 atoms are called polyatomic ions। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं NH4 प्लस, तो इसका जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि जो उस पर चार्ज होगा वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। तो NH4 प्लस पर 1 प्लस चार्ज है, इसलिए जो अमोनियम आयन का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी ये कितनी होगी, 1 होगा। इसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं ASO4 2 माइनस, ये भी पॉलीएटॉमिक आयंस हैं क्योंकि सल्फर 2 के साथ 4 ऑक्सीजन है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, बराबर 2 होगा क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं PO4 3 माइनस, ये भी पॉलीएटॉमिक आयंस है लेकिन एक से ज़्यादा आइटम इसके पास है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी भी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो जो उस पर चार्ज होगा वही उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी क्योंकि इसके पास 3 नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी का निर्धारण किस तरह से हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आएगा इसमें जिसको हम लोग कहते हैं आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल्स, हम लोग आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि ये जो आयनिक बॉन्ड होता है इसके पास कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर एक Na प्लस है तो उसके चारों तरफ 6 Cl माइनस होंगे, अगर एक Cl माइनस है उसके चारों तरफ 6 Na प्लस होंगे, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी भी तरीका से उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये एक कटाइन के चारों तरफ कितने नंबर ऑफ एनायंस होते हैं या एक एनायन के तरफ कितने नंबर ऑफ कटाइन होते हैं, वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द कटाइंस और एनायंस
कहने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसका साइज क्या है, चाहे कटायंस का हो या एनायंस का हो। तो अब ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक Na प्लस के तरफ चारों तरफ से 6Cl माइनस से वो घिर जाएगा, और एक जो Cl माइनस हो जाए चारों तरफ से 6Na प्लस से घिरा हुआ होता है, और ये सॉलिड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग आयनिक क्रिस्टल्स कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आयनिक क्रिस्टल्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को फिर से आप समझ लें कि अगर किसी कटायंस और एनायंस के चारों तरफ कितने नंबर ऑफ एनायंस और कटायंस हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आयनिक फोर्स होता है उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग सीजियम क्लोराइड का भी देखते हैं, बस एक सीजियम प्लस के चारों तरफ 8Cl माइनस होता है, इसलिए सीजियम क्लोराइड में सीजियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है, और सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस या Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग डिसाइड करते हैं इसी के आधार पर। अब 6 में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कि फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट डिपेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जिसमें ए होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी। बी में इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी, सी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी में लाइटिस एनर्जी, एंड एफ में टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल पर किस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते किसको है। अगर कोई भी एटम है, उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको निकालने के लिए इन देयर गैसियस स्टेट जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वही उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। एनर्जी की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और उनको अलग करना है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही। उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब पूछ सकते हैं कि उस पर डिपेंड किस तरह से ये करेगा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अब जिस एटम का साइज जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, मतलब उससे उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। तो कहने का मतलब होगा कि सबसे पहला फैक्टर जो होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो वैसा एटम जिसके पास
आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ही कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ही आसान होगा और उतना ही आसानी से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी किस में आएगा, जिसका साइज बड़ा होगा, जिस आइटम का साइज बड़ा होगा। कहने का मतलब होता है कि वो आइटम क्या होना चाहिए, मेटल्स होना चाहिए। मेटल के पास ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू लोअर होना चाहिए। मतलब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन वही आइटम करेगा जिसके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू लोअर होगा, दैट इज वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तब सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम लोग ये जरूर देखेंगे कि पहला जो आइटम जनरली क्या होता है, मेटल्स होता है, क्योंकि मेटल्स के पास ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। सेकेंड फैक्टर्स होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन से लगाव। ये करेक्टर होता है नॉन मेटल का। मतलब जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, गेन करने की टेंडेंसी जितना ही ज़्यादा होगी वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेकर एनायन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये करेक्टर किस में होगा, नॉन मेटल में होता है। तो नॉन मेटल में ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा कि जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा वो उतना ही आसानी से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो दूसरा में कंडीशन में हम लोग देंगे कि हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ये किस तरह के एटम में करेक्टर ये आएगा, ये आता है नॉन मेटल में। क्या होगा, नॉन मेटल में। लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, मेटल में। तो कहने का मतलब होता है कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। थर्ड में देख लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक टेंडेंसी होता है ऑफ द आइटम टू अट्रैक्ट द बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। Electronegativity is the tendency of an atom to attract the bounded pair of electrons towards itself. अगर दो आइटम के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.7। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस दो आइटम के बीच, तब हम कह सकते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता है। थर्ड जो होता है फोर्थ जो टर्म होता है जिसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। तब हम लोग थोड़ा सा देख लें कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। लैटिस एनर्जी होता है कि अगर एक मोल आयनिक कंपाउंड को अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में बनने में 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस से बनने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। या 1 मोल आयनिक कंपाउंड्स को अगर उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसी को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो अगर दो आइटम के बीच आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और लैटिस एनर्जी का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही आसानी से वो दोनों आइटम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तब ये चौथा जो फैक्टर्स होता है लैटिस एनर्जी, ये क्या फैक्टर्स है कि अगर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन दो एटम मिलकर आपस में करता है तो लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए।
तब वो आसानी से क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि लैटिस एनर्जी कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहले थोड़ा सा डिफिनीशन हम लोग देख लें, सब इसको लिख लें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compounds are formed from their constituent ions. इसी को कहते हैं लैटिस एनर्जी, या दूसरे शब्द में भी हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड्स को अगर हम उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको भी हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, एक तरह के आयंस के बीच जो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब देख लीजिए, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक साइज ऑफ द एटम्स एंड सेकेंड में चार्जेज ऑन द एटम्स। साइज ऑफ द एटम्स क्या होता है, मतलब F is directly proportional to radius or size and directly proportional to charges। क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज पर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पर। इस तरह से डिपेंड करता है। अगर हम लोग देख लें कि अगर एक है सोडियम क्लोराइड और दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तो हम लोग क्या देखेंगे, क्लोराइड तो दोनों में कॉमन है, तो लैटिस एनर्जी का वैल्यू जो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम। तो हम लोग पढ़े हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में साइज बढ़ता है, और साइज का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए साइज बढ़ने पर लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब होता है कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा और पोटेशियम क्लोराइड का कम होगा। दूसरा हम लोग देख लें, चार्जेज पर किस तरह से डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग लिखते हैं, एक लिखते हैं सोडियम क्लोराइड और दूसरा लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा लिखते हैं अल्युमिनियम क्लोराइड। तो सोडियम में पर चार्ज +1, इस पर +2 और इस पर +3। तो लैटिस एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा, इस पर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि क्लोराइड में सब में कॉमन है -1 -1 -1। तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा LCl3 में, उससे कम MgCl2 में और सबसे कम NaCl में लैटिस एनर्जी। अब हम लोग देख लिए कि चार्ज बढ़ने पर लैटिस एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करता है और साइज बढ़ने पर लैटिस एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। किस तरह से करेगा हम लोग देख लिए। अब देख लीजिए, जो लास्ट फैक्टर हम लोग जो पढ़े थे, एनर्जी। तो अगर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा एनर्जी को क्या होना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, मतलब इमिशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर इमिशन ऑफ एनर्जी होता है तब तक आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में फेवरेबल होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए
कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कौन कौन सा कंडीशंस है। पहला कंडीशंस आयनाइजेशन पोटेंशियल, उनमें से जो दो आइटम है उसका कम होना चाहिए। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस दो में से एक का ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा क्या फैक्टर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ में क्या है, लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। और लास्ट में क्या है कि एनर्जी का इमिशन होना बहुत जरूरी होता है। जितना अधिक एनर्जी का इमिशन होगा उतना ही स्टेबल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया तो उस तरह के कंपाउंड में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है। थैंक्स।